तो आज शुरुआत करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 5 डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के विभिन्न तरीके, इस चैप्टर से, जो कि है हिस्ट्री का। तो इसके अंतर्गत हम यह समझने वाले हैं कि जब हम लोग एक सिविलाइज्ड क्षेत्र, जो कि आपको देखने को मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कह रहे हैं, यह क्षेत्र के अलावा इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम एक न्यू एज में चले जाते हैं जो कि वैदिक एज से रिलेटेड है। तो अभी इस चैप्टर का शुरुआत होता है यहाँ से। लाइफ इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट was entering a phase when book became an important source of history. This period is called the Vedic Age. अब वैदिक एज देखते हैं। The Aryans are said to have come to India in circa 1500 BC. But this fact is not certain. The time when the Harappan civilization declined, the Aryan flourished. There is possibility that the Harappan rose to be the Aryans. The word Arya means noble, honorable, respected. It is possible that the high class of the Harappan emerged as the Aryans. The Aryans living in the Indian subcontinent came to be called Indo-Aryans. तो अभी तक देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमें सभ्यता देखने को मिलती है नॉर्थ वेस्ट में, तो भारत जो उपमहाद्वीप है इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि जीवन में एक ऐसा दौर था, यह एक ऐसे काल में पहुंच गया जब इतिहास में पुस्तकों की महत्व जो है वो बढ़ जाती है। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो इतिहास में बुक के माध्यम से आना शुरू हो जाता है। तो इस एज को ही हम लोग वैदिक एज कहते हैं, यानी वैदिक काल कहते हैं। फिर वैदिक काल के बारे में कहा जाता है कि आर्यंस हैं वो लगभग 1500 ईसा पूर्व को भारत आए, लेकिन यह तथ्य पूर्णतः सच नहीं है। इसे कोई भी सर्टेनली यह नहीं कह सकता है कि 1500 ईसा पूर्व ही आए थे, यह सर्टेन एक निश्चित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के घातक अवधि में ही आर्य जो हैं वो इमर्ज होकर के बाहर निकले। संभावना है कि हड़प्पन लोग आर्य बन गए। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मान्य और इज्जतदार। यह भी संभावना कही जाती है कि ये जो आर्य लोग हैं ये वही लोग हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में उच्च वर्ग के लोग होते थे। ये लोग ही आगे चलकर आर्य बन गए। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले आर्य को इंडो आर्यन कहा जाने लगा। With time, the Aryan spread in different parts of North India in search of fertile land and green pastures for their cattle. In the beginning, they were settled in the Indus Valley and then they spread their settlements to the east of the Indus along the river Ganga and Yamuna. This was how the entire northwest region came into their fold. अब समय के साथ साथ कहा जाता है आर्य
जो अपने पशु के लिए हरा जो घास होता है वो खोजने के लिए, और उसके अलावा फर्टाइल लैंड यानी जो उर्वरक भूमि होती है उसकी तलाश में वह इधर उधर आपको देखने को मिला। नॉर्थ के क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में वो इधर उधर जाने लगे। शुरुआत में वे सिर्फ इंडस घाटी में बसे थे, फिर उन्होंने अपने आप को गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे फैलाया। इस तरीके से पूरा उत्तर पश्चिम क्षेत्र भी उनके दायरे में आ गया, उनके कंट्रोल में आ गया। अब द वेदास आर द चीफ सोर्स ऑफ द information about this period, so it is called the Vedic age. The Vedic lasted for about 1000 years. It can be divided into two important phases, early Vedic age and later Vedic age. The early Vedic age lasted from 1500 BC to 1000 BC, and the later Vedic age from 1000 BC to 600 BC. The Vedas have been integral part of India since ancient time. They are 4 in number and are the chief source of knowledge about ancient India with regard to its ritual, customs and religious life of people. अब वेद के बारे में कहा जा रहा है। वेद इस अवधि में, इस काल में जानकारी का प्रमुख स्रोत था, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया। इस अवधि का आयतन, आपको इस अवधि का जो ड्यूरेशन है वो आपको लगभग 1000 साल देखने को मिलता है। इसे दो मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। पहला तो जो अर्ली वैदिक काल है यानी प्रारंभिक वैदिक काल, और दूसरा लेटर वैदिक काल जिसे हम उपवैदिक काल कह सकते हैं। तो अर्ली वैदिक एज जो है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक आपको देखने को मिलता है। यहीं बात करें लेटर वैदिक एज की, तो वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक हमें यह देखने को मिलता है। फिर वेद भारत के हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुका है। यह आपको 4 भागों में देखने को मिलता है। ये प्राचीन भारत के बारे में ज्ञान के मुख्य स्रोत होते हैं। विशेष रूप से इसके आचरणों, परंपराओं और लोगों के धार्मिक जीवन के संबंध में इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली वैदिक एज इज ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट of the 4 Vedas. The Hindu believe that the Vedas were written by no human being. It is assumed that it was written down in about 1000 BC. Prior to it, it was in oral form and it was transmitted from one generation to the next generation
by word of mouth. The rishi, sages or seers, taught it verse word by word to their pupils. The Rig Veda contains 1028 hymns in the praise of God and Goddess. It deals with all aspects of life. फिर कहा जा रहा है अर्ली वैदिक एज में, एज की जानकारी के मुताबिक ऋग्वेद मुख्य स्रोत है नॉलेज की, जानकारी की। 4 वेदों में से सबसे पुराना ऋग्वेद है। हिंदू धर्म मानते हैं कि वेदों को किसी मानव द्वारा लिखा नहीं गया है। माना जाता है कि यह करीब 1000 साल पहले लिखा गया था। इससे पहले यह मौखिक रूप में था और इसे मुंह से मुंह यानी कि माउथ टू माउथ यह संदेश दिया गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ऋग्वेद की जानकारी दी गई। ऋषियों ने अपने शिष्यों को इसके छंदों को, इसमें जो आपको ऋग्वेद में जो आपको शब्द देखने को मिलते हैं उसका शब्द वाचन करके बताया, उसके अर्थ सिखाएं। ऋग्वेद में 1028 स्रोत हैं जिनमें देवी देवताओं की प्रशंसा की गई है। यह जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा करता है। The chief source of information for the later Vedic age include the 4 Vedas: Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved. In addition, other important texts include the Brahmans are Aryankas and the Upanishad. In addition, the Ramayana and the Mahabharata remain the most important source of information about this period. अब लेटर वैदिक काल की बात करें तो इसकी जानकारी के मुताबिक 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मुख्य स्रोत थे जानकारी के जो इनमें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पाठों में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इनके साथ हैं। इसके अलावा भी हमें रामायण और महाभारत इस अवधि के बारे में जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रह चुके हैं। अब केस स्टडी देखते हैं नॉर्थ वेस्ट की। The Rigveda is a major source of information for the Vedic period. It contains many hymns written in dialogue form. It tells about life and way of living in those ancient times. The learned rishi lived in the forest where they built ashram by side of river banks. The cows and horses were considered valuable. Even the hymn praised them, comparing them with rivers. The Rigveda has hymns in the praise of river Ganga, Yamuna, Saraswati and Indus. The Rigveda comments on social and political aspect. It says that the sons were very important as they were to carry on the family lineage. The horse pulled chariot in the battle fought to
expand the kingdom. Some battle were fought over water, cattle, and other precious article too. The people taken prisoner were made slave who worked for their masters. अब वैदिक काल के बारे में जो मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऋग्वेद से हमें देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत से स्तुति ग्रंथ हैं जिन्हें संवाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है, लिखा गया है। इसमें उस समय के जीवन और जीने के तरीकों को इसमें बताया गया है। ज्ञानी ऋषि जो थे वो उस समय जंगल में रहते थे, जहां उन्होंने नदी के किनारे आश्रम बनाया था। गाय और घोड़े मूल्यवान माने जाते थे। ऋषियों में उनकी तुलना नदियों से की गई है। ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंध नदी की स्तुति ग्रंथ है। मूल वेद यानी ऋग्वेद सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर टिप्पणी करता है। इसमें कहा गया है कि पुत्र बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि उनके परिवार में वंशानुगति को आगे बढ़ाने के लिए होता था। युद्ध में साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़े जाने वाले युद्ध में घोड़े रथों का बड़ा महत्व दिया जाता था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले घोड़े महत्वपूर्ण होते थे। कुछ युद्ध जल, पशुओं और अन्य मूल्यवान वस्त्रों के लिए भी लड़े जाते थे। गिरफ्तार किए गए लोग को गुलाम बनाया जाता था, जो अपने मालिकों के लिए फिर काम करते थे। अब we can study the Vedic age under the following points. Emergence of Aryans. The Aryans initially lived in the Indus Valley, presently forming Punjab, both India and Pakistan, Sindh, which is in Pakistan, and northwest frontier province of NWFP. As there are 7 important rivers in this region, the land was called Sapta Sindhu by them. तो हम इस वैदिक काल को निम्नलिखित बिंदुओं में अध्ययन के तौर पर लिख सकते हैं। पहला तो इमर्जेंस ऑफ आर्यंस, यानी आर्यंस जो थे उनका क्या प्रभाव था इन क्षेत्रों में, वह किस प्रकार इन क्षेत्रों में इमर्ज हो रहे थे। आर्यंस प्रारंभ में इंडस घाटी में रहते थे, जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के पंजाब का क्षेत्र है, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, या इसे कहें तो NWFP, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। इस क्षेत्र में 7 महत्वपूर्ण नदियां होने के कारण उन्होंने इस भूमि को सप्त सिंधु कहा था। From there Aryans started to extend their territory toward the east. They came in conflict with the native people called Dravidians and defeated them. The native people
were forced to flee toward the south around the Vindhya hill. Those who stayed back were taken as slave called dasus या दास। फिर वहां से आर्य अपने क्षेत्र का विस्तार पूर्व की ओर करने लगे। उन्होंने मूल जनजाति जो वहां पहले से ही रहते थे, द्राविड लोग, उसे द्राविड कहा जाता था, उन्हें हराया। स्थानीय लोगों को दक्षिण विंध्य पर्वतों के चारों ओर भागने पर मजबूर कर दिया। जिन्होंने पीछे रहने का निर्णय लिया उन्हें द्यासु या दास कहा गया। During the later Vedic age, the Aryan further expand their area of influence and occupied the whole of North India, presently comprising the territory of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Bengal, and adjoining areas. This entire region was called Aryavarth. तो क्या ये, तो जो द्रविड़ लोग थे वैदिक काल के दौरान आर्य अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करते हैं और उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और आसपास के क्षेत्र शामिल थे, उन पर कब्जा करते हैं। इस प्रकार पूरे क्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था। अब सोशल लाइफ देखते हैं, सामाजिक जीवन। इन अर्ली वैदिक एज द आर्यन लेड ए नोमैडिक life as they were in the process of expanding their territory and fertile land. Gradually, by the later Vedic age, they settled down. With these large towns emerged such as Kashi, Vidya, Koshambi, Ayodhya, Hastinapur, Indraprasth, etc. This shows that now many people were no more dependent on farming and herding. तो प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए और फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि को खोजने की प्रक्रिया में इधर से उधर आपको देखने को मिलता कि घूमते रहते थे। धीरे धीरे जो लेटर वैदिक एज है इसके तहत वे अस्थाई होते चले गए, यानी एक स्थान पर वह सेटल होते हुए चले गए। इसके साथ ही बड़े नगर उत्पन्न हुए। अब एक स्थान पर जब वह सेटल होना शुरू करते हैं तो वहां पर नगर का निर्माण हो जाता है, नगर बन जाता है, जैसे कि काशी, विंध्या, कौशंबी, अयोध्या, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ एक्सेट्रा आदि। इससे दिखाई देता है कि अब कई लोग किसानी और जो चारवाहे होते हैं जो पशुपालन करते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है द फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इट वॉज patriarchal system in which the oldest male member, called the Grahapati, enjoyed the final authority. He lived with his son and their wives, grandson and their wives, and so on.
This system of family is called the joint family system. We can see joint family even today, especially in village. As the family expanded, the entire village belonged to the same clan. अब परिवार में क्या आगे भी देख लेते हैं. द हाउस इन द टाउन्स वेर मेड यूजिंग baked brick, mud and lime. Wooden door and window were used. On the other hand, the houses in village continued to be made from mud, lime and bamboo. परिवार एक सबसे छोटी इकाई इसके तहत आपको देखने को मिलती है. यह परिवार जो था वो पैट्रियचल सिस्टम के तहत था, यानी कि इसके तहत आपको जो पिता होता है, जो मेल इसमें होते हैं, वो इस प्रणाली में आपको देखने को मिलते हैं, मुख्य होते हैं. इसके तहत आपको वृद्ध पुरुष जो होते हैं, सदस्य के सबसे जो बूढ़े पुरुष होते हैं, उन्हें गृहपति कहा जाता था. गृहपति अर्थात यानी वो घर के मुखिया, जो पूरे घर के मुखिया जैसे होते हैं, वो मुखिया के समान उन्हें कहा जाता था. इनके पास आखिरी अधिकार होता था. वे अपने पुत्रों, पत्नियों, पोते और उनकी पत्नियों के साथ रहते थे. इस परिवार प्रणाली को संयुक्त परिवार प्रणाली कहा जाता है. हम आज भी खासकर गांव में संयुक्त परिवार देख सकते हैं. जैसे ही परिवार बढ़ता गया, पूरे गांव के एक ही जाति के लोग वहां आए. नगरों में घरेलू ईंट, यानी जो पके हुए, उस समय में भी ईंट का उपयोग किया जाता था. उस ईंट का उपयोग किया जाता था. मिट्टी और चूने का उपयोग घरों का निर्माण करने के लिए बनाया जाता था. वहीं गांव में घर जो है वो मिट्टी, चूना और बांस के बनाए जाते थे. देखते हैं वर्ण सिस्टम. फॉर द ईज ऑफ लाइफ, all people were divided into 4 varnas or classes. Number 1, the Brahmins or priests performed yagna and taught people. The Kshatriya defend people and territory and fought battle to expand their territory. The Vaishya conduct trade, herded cattle and grew crop, and the Shudra served the other 3 classes. तो यहाँ आपको देखने को मिलता है वर्ण प्रणाली में, वर्ण सिस्टम में, जहाँ जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी लोग, इनको जो समाज होते हैं, ये 4 भागों में लोगों को बांट देते हैं. जिसमें पहला है ब्राह्मण या पुरोहित, जो यज्ञ करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे. दूसरा क्षत्रिय लोग लोगों और भूमि की रक्षा करते थे और भूमि का विस्तार के लिए युद्ध करते थे. तीसरा है वैश्य व्यापार करते थे, पशुओं की देखभाल करते थे और फसल उगाते थे. और तीसरा है शूद्र जो है बाकी इन तीनों, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को सेवा दिया करते थे. अब इसके बाद देखते हैं आश्रम प्रणाली, यानी आश्रम सिस्टम. तो आश्रम सिस्टम में, अज्यूमिंग दैट मैन लिव्ड 100 years, his life was divided into 4 major ashrams or stage, each comprising
25 years. The first 25 year comprised the Brahmachari ashram, in which a child studies in a Gurukul from about 10 year of age. Second है the next 25 year called the Grahasth ashram, were meant for a person to marry, raise a family, and work to earn a living to look after his family. And the third stage of 25 year called the Vanaprasth ashram, in which a person gave up family life, studied religious texts, and did community service. And fourth है in the final 25 year called Sannyas ashram, a person renounced the world and spent his time in meditation like recluse. तो आश्रम सिस्टम जो है, आश्रम प्रणाली में मान लिया गया था उस समय में कि एक व्यक्ति जो है वो 100 वर्ष तक जी सकता है, तो उसका जीवन 4 मुख्य आश्रमों में बांटा गया था। प्रत्येक में आपको यह देखने को मिलता था कि 25 साल प्रत्येक आश्रम को बांटा गया था। पहले 25 वर्ष में कहा जाता है कि वह ब्रह्मचर्य आश्रम का हिस्सा थे, जिसमें एक बच्चा लगभग 10 वर्ष की आयु से गुरुकुल की पढ़ाई करता है। वहीं अगले 25 वर्ष जिन्हें गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी को शादी करने, परिवार पालने और जीवन की कमाई के लिए काम करने के लिए, ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके, इसकी शिक्षा दी जाती थी। तीसरे में है कि 25 वर्ष का ये जो चरण था, इसे वनप्रस्थ आश्रम कहा गया, जिसमें व्यक्ति ने परिवार जीवन को छोड़कर धार्मिक पाठ्यों का अध्ययन करवाया जाता था और समुदाय सेवा करवाया जाता है। और वहीं चौथे जो आखिरी 25 वर्ष हैं, जिसे सन्यासी आश्रम कहा गया है, इसके तहत व्यक्ति दुनिया को त्याग देता है और वह एक संत की तरह ध्यान में व्यक्त होकर अपना समय बिताता है। गेम एंड रिक्रिएशन। तो अब The Aryan practiced both indoor and outdoor activity, which shows their fine cultural bent of mind. Their favorite outdoor games included chariot racing, hunting, and wrestling. Competition were held in different type of weapons like sword, lance, arrow bows, mace, etc. The important indoor activity include dance, music, chopper, shastras, और scholarly debate were also held to test knowledge. अब कहा जा रहा है खेल और मनोरंजन यानी गेम और रिक्रिएशन। इसके तहत आर्यन लोगों के अंदर दोनों प्रकार की आपको गतिविधियां देखने को मिलती है। यह इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की एक्टिविटीज करते थे, जो उनकी उत्कृष्ट सांस्कृतिक दिशा को दर्शाता है। उनके पसंदीदा बाहरी खेलों में रथ दौड़, शिकार, युद्ध यह शामिल थे। विभिन्न प्रकार के हथियारों जैसे कि तलवारें, बरमुंडा, तीर धनुष, गुर्ज आदि में प्रतियोगिताएं आयोजित भी की जाती थी। महत्वपूर्ण अंदरी गतिविधियों में नृत्य,
नृत्य, संगीत और जो इसमें बताया गया है पासा, जिसे यहाँ पर चौपार भी कहा गया है, पासा जो खेला जाता था वह भी इसमें शामिल थे। शास्त्रार्थ या विद्वानों के बीच तर्क भी ज्ञान के परीक्षण के रूप में आयोजित होते थे। यानी उस समय में नॉलेज टेस्ट करने के लिए भी इनके बीच में कंपटीशन ऐसा होता था शास्त्रार्थ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रेस। The Aryan dress comprised an undergarment called dhoti or nivi and upper garment called vasa and a cloak called adivasa. They covered their head, men with turbans and women with a long cloth. Gold and silver ornament were in fashion with both men and women. Women loved to use flower on their hair. पोशाक, आर्य उनके जो पोशाक होते थे वह एक नीचे की पहनावट जो है उसमें शामिल थी, जिसे कि नीचे जो वो लोग पहनते थे उसे धोती या नीवी कहा जाता था। एक ऊपर जो आपको देखने को मिलता था उसे वसा कहा जाता था। और एक लोग जिसे इन दोनों को मिला करके आदिवश कहा जाता था। वे सिर को ढकने के लिए पुरुष पगड़ी के साथ और महिलाएं एक लंबे कपड़े से अपने सर को ढकती थी। सोना और चांदी के आभूषण पुरुष और महिलाओं के साथ आपको दोनों के साथ आपको यह देखने को मिलते हैं, यह इनके फैशन में शामिल था। महिलाएं अपने बालों में फूल का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करती थी। फूड, द आर्यन वेयर चीफली vegetarian people. Their diet comprised grain like wheat, barley and rice, fruit, vegetable and honey. Milk and milk product were abundantly used. Two type of wine was also prevalent, Soma and Sura. Soma was considered good and noble, while Sura was condemned as an evil. अब कहा जा रहा खाना के तौर पर अधिकांश जो आर्य थे उस समय में वह शाकाहारी थे। उनका आहार नॉर्मली आपको गेहूं, जौ और चावल जैसे अनाजों के द्वारा फल, सब्जियां इनसे और शहद से बना था। दूध और दूध से बने उत्पाद से भरपूर होते थे। उस समय में दो प्रकार के शराब भी प्रचलित थे, पहला सोम और दूसरा सूरा। सोम को अच्छा माना जाता था और नेक माना जाता था, जबकि सूरा की बात करें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा की जाती थी। इसको एक बुराई का एक रूप बताया गया था।